अस्सलामु अलैकुम। जब से इस ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है तब से लेकर आज तक इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ आती रही और इस ज़मीन पर वो गलबा हासिल करती रही, वो डोमिनेट करती रही और अल्टीमेटली वो भी इस दुनिया से फ़ना होती रही। कुरान मजीद की सूरह रहमान की एक आयत मुबारक का मफ़हूम है कि इस ज़मीन पर मौजूद हर एक चीज़ ने अल्टीमेटली फ़ना हो जाना है। इट्स मीन कि एक्सटिंक्शन तो हर एक चीज़ की जो अल्टीमेट फेट है। और ये भी चीज़ आप देखते हैं कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयत मुबारक में आती है कि कौम आद आई वो तबाह होगी, कौम समूद आई वो तबाह होगी। इसी तरह से फ़रौन पूरे का पूरा समुंदर की नज़र हो गया। तो इस मीन के इस ज़मीन पर बहुत सी मखलूक़ात आती रहीं और फना होती रहीं और यही चीज़ साइंस भी वैलिडेट करती है कि कम से कम 4-5 बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए हैं जिसमें तकरीबन इस ज़मीन पर मौजूद हर एक स्पीशीज़ फना हुई है, दोबारा से एवोल्यूशन हुई है और नई स्पीशीज़ आती गई हैं। फिर हम ये भी अक्सर सुनते हैं और कुरान मजीद की आयत मुबारक का मफ़हूम भी है कि वही खुदा है जिसने इस ज़मीन को 6 दिन और 6 रातों में बनाया। अब 6 दिन और 6 रातें क्या हैं? जो लोग एतराज़ करते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ साइंस के नॉलेज को हासिल करो या आप खुदा के ज़्यादा करीब जाएंगे। अब जिनके पास ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है वो एतराज़ उठाते थे कि 6 दिनों में तो पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि खुदा के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, वो कहेगा कुन तो फ़ायकून हो जाएगी। बट कुछ कानून कुदरत होते हैं, खुदा उनको छेड़ता नहीं है और उनको छेड़ा सिर्फ कुछ जगहों पर जाता है जहाँ पर मोजज़ात जो नबी हुए हैं या कुछ बड़े बड़े मोजज़े हुए हैं। वो कानून कुदरत क्या है उनको हम डिटेल में बाद में साइंस और रिलीजन वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। बट 6 दिन और 6 रातों का कंसेप्ट मुख्तलिफ हदीस मुबारक में आप अक्सर सुनते हैं कि जो क़यामत का एक रोज़ होगा वो 70,000 बरस के बराबर होगा। जी हाँ, ये चीज़ वैलिडेट है और आपका जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है ना, इसमें भी जो आपकी जो डिफरेंट पीरियड्स हैं वो हज़ारों हज़ारों बरस पर मुश्तमिल हैं, लाखों सालों पर मुश्तमिल हैं। तो वो कोई बात गलत नहीं है 6 दिन 6 रातों में। अल्लाह ताला चाहता तो उसको एक पल में भी बना सकता था, कुन फायकुन हो जाती है, लेकिन वो हमेशा कानून कुदरत को उसी तरीके से चलाता है जैसे साइंस एक्सप्लेन करती है। इसलिए 6 दिन और 6 रातें ली गई, वो एक पल नहीं लिया गया। तो एनी हाउ आज का जो टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। एफएससी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके चैप्टर नंबर 1 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम मीन वक्त के साथ साथ जब से जिंदगी मार्ज़े वजूद में है तब से लेकर आज तक कितनी तरह के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आते रहे हैं और वो डोमिनेट करते रहेंगे अर्थ पर और फिर न्यू स्पीशीज मार्ज़े वजूद में आती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। मैं सबसे पहले इस टॉपिक को जो हेडिंग में डिस्कस करूंगा वो है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। व्हाट इज मीन बाय जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है? अब जब से जमीन पर जिंदगी मार्ज़े वजूद में आई है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो जमीन है उसका आगाज हुआ था 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 4000 मिलियन ईयर्स बनते हैं वो। तो 4 बिलियन ईयर्स एगो जिंदगी का जो जमीन का आगाज हुआ था और उस पर जिंदगी का आगाज हुआ था तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स एगो, मीन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। इतना अरसा पहले फर्स्ट लाइफ जमीन पर आ गई थी। उस फर्स्ट लाइफ से लेकर आज तक का जितना भी टाइम है, इस टाइम को जियोलॉजिस्ट ने, वो साइंटिस्ट जो जमीन की स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं जियोलॉजिस्ट। सो टाइम चार्ट या टाइम स्केल ये चार्ट है जो कि शो करता है टाइम को कहां से, जियोलॉजिकल मीन अर्थ पर जमीन के मार्ज़े वजूद में आने से लेकर आज तक, यानी जब से ये जिंदगी मार्ज़े वजूद में आई है तब से लेकर आज तक जितना भी टाइम है, या इसको मोर प्रिसाइजली अगर हम बात कहें तो जब से ये जमीन बनी है
तब से लेकर आज तक का जितना भी टाइम है, इस टाइम को साइंटिस्ट ने एक चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट किया। इसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट या जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो यही इसकी जो डेफिनेशन है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप एक ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट टू द रिसेंट टाइम, रिसेंट इन टाइम जिसमें हम रह रहे हैं। तो जब से जिंदगी मर्ज़ वजूद में आई तब से लेकर आज तक जितना भी टाइम स्पेन गुजरा है, इस टाइम स्पेन के मुताबिक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक चार्ट की सूरत में प्रेजेंट करें तो उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट इसकी यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारा जो एक टाइम चार्ट अभी चल रहा है जिसमें हम कहते हैं कि दिन है, साल हैं, हफ्ते हैं, दिन हैं, इसी तरह से घंटे हैं, मिनट हैं, सेकंड हैं, तो इसी तरह से इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। इसका सबसे बड़ा यूनिट होता है सुप्रा इयॉन, इसके बाद इयॉन आता है, वो आपके बिल्कुल इस लेवल पर डिस्कस नहीं किया गया है। लार्जेस्ट लेवल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट वो होता है सुपर इयॉन, ठीक है, सुपर इयॉन, EON इयॉन। इससे छोटा यूनिट होता है इयॉन और इससे छोटा यूनिट होता है इरा, लेकिन आपकी बुक में सबसे बड़ा यूनिट यही कंसिडर किया गया, इरा। तो चूंकि गिवन ऑप्शन आपके पास इरा से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा, इरा। इसलिए अगर MCQ आ जाए तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल टाइम चार्ट, तो आपके पास ऑप्शन में इयॉन या सुपर इयॉन नहीं दिए गए तो फिर इरा होगा। तो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इरा। तो जितना भी वक्त गुजरा है ना जमीन के बनने से लेकर आज तक, जितना भी टाइम है, इसको 4 बड़े इरा में डिवाइड किया गया। जैसे खुदा कहता है ना कि हमने 6 दिन और 6 रातों में इसको क्या किया, बनाया, तो खुदा ने इस पूरे टाइम को 6 दिन और 6 रातों में डिवाइड किया है, यानी ओवरऑल 6 बड़े यूनिट में डिवाइड किया है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं इसको डिवाइड करते हैं 4 बड़े यूनिट में। मे बी इससे पहले भी कोई यूनिट एग्जिस्ट करते होंगे। तो सबसे बड़ा यहां पर यूनिट जो डिस्कस किया वो इरा है, जिसको हम कहेंगे 4 बड़े इरा हैं, जिनमें से सबसे पहले प्रोटेरोजोइक इरा है। इन इरा के जो नाम दिए गए ना, ये कोई ना कोई मखसूस इवेंट्स हुआ होता है उसमें, जिसकी वजह से हम इसको कह देते हैं। जैसे प्रोटो वर्ड बोथ एंशिएंट पुराने को कहते हैं। तो ओल्डेस्ट पीरियड रिफ्लेक्टिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी फर्स्ट लाइफ जब जमीन पर आई थी तो इस इरा को क्या कहेंगे, प्रोटेरोजोइक इरा। दूसरा इरा है पैलियोजोइक। पैलियो का मतलब होता है बोथ एंशिएंट, जोइक मीन एनिमल, तो यंगर देन प्रोटेरोजोइक रिफ्लेक्टिंग द ओरिजिन ऑफ एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ है ना, तो जोइक पैलियो एंशिएंट एनिमल जब बने थे तो इसलिए इसको पैलियोजोइक कहेंगे। तीसरा है मेसोजोइक मिडल एरा, और सीनोजोइक मोस्ट रिसेंट एरा जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसमें ओरिजिन ऑफ होमो सैपियन हुई थी, इंसान की ओरिजिन हुई थी होमो सैपियन, तो इसलिए इसको सीनोजोइक इरा है। इसलिए अगर आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि मोस्ट रिसेंट इरा क्या है, वो सीनोजोइक, और मोस्ट एंशिएंट इरा कौन सा है, वो प्रोटेरोजोइक। लाइफ का ओरिजिनेट कब हुई थी, प्रोटेरोजोइक में, और फर्स्ट एनिमल लाइफ कब बनी थी, पैलियोजोइक इरा में। वी आर लिविंग इन विच इरा, हम कौन से इरा में रह रहे हैं, वो हम सीनोजोइक इरा में रह रहे हैं। सो इरा से छोटा यूनिट होता है पीरियड। हर एक इरा को आगे डिवाइड किया छोटे यूनिट में, जिसको हम कहते हैं पीरियड्स। और पीरियड से छोटा यूनिट होता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है, वो एज है। कितनी एज है इसकी, वो एज के हम बात कर रहे होते हैं। सो आप जैसे देख सकते हैं कि सबसे पुराना जो पीरियड क्या है, प्रोटेरोजोइक इरा है, और कितने साल पुराना है, 2000 मिलियन ईयर पुराना है। मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप देख लें कि जो साइंटिस्ट ने बड़े जो दिन जो बनाए हैं, क्या यूनिट बनाए हैं, वो क्या हैं, वो 4 बड़े जो यूनिट बनाए हैं। तो कितने, 2000 मिलियन ईयर्स की बात है। तो यानी जमीन को बने हुए टोटल कितने हो गए साल, तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं जमीन को बने हुए। तो वो जो 4 बिलियंस को अगर आप डिवाइड कर दें 6 पर, तो जो उसमें से डिजिट निकलेगा ना, वही होगा एक दिन, जिसका कुरान में जिक्र किया हुआ है कि 6 दिन और 6 रातों में बनाया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि जमीन का जो ओरिजिन है, क्योंकि हम तो लाइफ प्रोटेरोजोइक से स्टार्ट करते हैं, जहां से जिंदगी मर जाए। इससे पहले तो 2 यूनिट है, शायद वो साइंस अभी डिस्कस उसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कर पा रही। सो प्रोटेरोजोइक इरा सबसे पुराना है, और इसमें कौन सी सबसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था। तो ये चीज MCQ में आ सकती है। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ था, 3000 मिलियन ईयर्स, या इसको हम 3 बिलियन ईयर कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा था, प्रोबेबली आर्की बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे।
फिर उसके बाद क्या इवॉल्व हुए, यहां पर जहां से ये जो सॉलिड लाइन शुरू हो रही है ना, ये सॉलिड लाइन क्या बता रही होती है, ये बता रही होती है किसी चीज की ओरिजिन। तो फंजाई और एज ऑफ एल्गी क्या तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। तो प्रोटेरोजोइक ईरा में तीन बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो चुके हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी। फिर हम आ जाते हैं पैलियोजोइक ईरा पर। पैलियोजोइक ईरा के फिर आगे कितने पीरियड्स हैं, ये 6 डिफरेंट पीरियड्स हैं, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। इसमें भी बड़े यूनिक किस्म के इवेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोनिफेरस कोल फार्मिंग के लिहाज होता है, यहां पर कोयला जो है वो बनना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ फॉसिलाइजेशन, तो इसलिए इसको कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं। इसी तरह से पैलियो, इसमें जो सबसे टॉप पर होगा वो यंगेस्ट होगा, जो यंगेस्ट होगा वो सबसे टॉप पर होगा, और जो सबसे ओल्ड होगा वो क्या होगा, बॉटम पर होगा। तो ये हैं जो एज ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखें कि पैलियोजोइक ईरा में क्या क्या चीजें बनी हैं। पैलियोजोइक ईरा में ऑलमोस्ट आपको यहां पर नजर आएंगी क्या, ये ट्रिलोबाइट्स हैं, कुछ एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। इसी तरह से फर्न्स इसमें इवॉल्व हुई हैं, जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं, एम्फीबियन इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं। इसके अलावा मैमल्स की एवोल्यूशन ऑलमोस्ट इस पैलियोजोइक, जो कि एंशियंट एनिमल हम इसको कहते हैं, यहाँ से मैमल्स इवॉल्व हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट इंसेक्ट इसमें से इवॉल्व हो चुके थे, यानी मोस्ट ऑफ द लाइफ इवॉल्व इन द पैलियोजोइक ईरा। अब किस पीरियड में हुई है वो आपने देखना है कि इसको बराबर करना है। देखें कि ये जिम्नोस्पर्म यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये सॉलिड लाइन, तो इसको बिल्कुल स्टार्ट सामने करेंगे तो पर्मियन पीरियड में जिम्नोस्पर्म की एवोल्यूशन हुई थी। ये चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। बाकी मेसोजोइक ईरा आ जाता है, तीसरा बड़ा जो ईरा है, इसके 3 ही पीरियड है, ट्राइजेक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक में बिल्कुल जुरासिक पार्क एक मूवी भी है जो डायनासोर के हवाले से है, तो चूंकि यहां पर रिप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, तो ये जो आपके पास ये दी हुई है ना, इसकी ये बोतल नुमा स्ट्रक्चर, जहां से सबसे ज्यादा थिक है ना, जहां से ये मोटी है, ये चीज बता रही होती है कि यहां पर ये ऑर्गेनिज्म डोमिनेट कर रहा है, और जहां पर वो पतली हो गई, इट्स मीन कि उसका नंबर कम रह गया है। तो आप देख सकते हैं कि हम जिस इरा में रह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट क्या कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म और मैमल्स और बर्ड्स डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन एम्फीबियन की किस इरा में फ्लोरिश कर रहे थे, यानी डोमिनेट थे, वो इस तकरीबन पर्मियन इरड में। तो जहां पर वो बोतल थिक हो रही है ना, ये एरिया आपको बता रहा है कि वहां पर वो क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। इट्स मीन कि हर पीरियड के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने डोमिनेट किया, फिर उनकी तादाद कम होगी किसी एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, और फिर दूसरे एनिमल्स वो डोमिनेट करना शुरू कर दिए। तो इसी बेस पर ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट डिस्कस किया। उसकी सबसे पहली हेडिंग जो आपने डिस्कस करनी है वो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, यानी इस जमीन पर जब से जिंदगी मार्ज वजूद में आई है, वेरियस ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व्ड। जैसे आपने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में देखा कि जब से जिंदगी मार्ज वजूद में है, वेरियस ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। सबसे पहले बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी इवॉल्व हुए हैं, और सबसे लेटर एवोल्यूशन किसकी हुई है, वो एंजियोस्पर्म की और मैमल्स की एवोल्यूशन, एंजियोस्पर्म बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई है। तो सो ये डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, और उन्होंने एंड डोमिनेटेड, उन्होंने क्या किया है, डोमिनेट किया इस प्लैनेट अर्थ को ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। आप देखें पर्मियन में एम्फीबियन डोमिनेट कर रहे थे, आज जो सीनोजाइक इरा चल रहा है इसके अंदर ज्यादातर आपको डोमिनेट फ्लावरिंग प्लांट कर रहे हैं या बर्ड्स और मैमल्स कर रहे हैं। तो वेरियस ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, तो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हुई। नेक्स्ट है कि दिस हैज बीन फाउंड, आपको कैसे पता चला कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म डोमिनेट कर रहे हैं, वो तो अब मर चुके हैं, वो तो मौजूद ही नहीं है। उस वक्त की, यानी इतने 1000 साल पहले का किस्सा आपको कैसे पता चला हुआ, ये पता चलता है हमें स्टडी ऑफ फॉसिल से। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक पत्थर है, इस पत्थर में आपको देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक्चुअली इसके अंदर ये लीफ प्रिजर्व हुआ चुका है, इंप्रेशन फॉसिल बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं डिफरेंट एरियाज की, और खुदाई करने के बाद हम क्या करते हैं, पत्थर निकालते हैं, उसमें से फॉसिल, चूंकि फॉसिल बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, कैसे बनते हैं नेक्स्ट हम उसको सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। तो ये इस रॉक्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये हमें कैसे पता चला कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पीरियड में डोमिनेट कर रहा है। इट्स मीन जिस पीरियड्स के अंदर सबसे पहले तो हमें जिस ऑर्गेनिज्म के फॉसिल ज्यादा मिलते हैं, इट्स मीन वो डोमिनेट कर रहा था। और फॉसिल्स किस इरा के हैं ये हमें पता चलता है कि रॉक्स की उम्र कैसी है। तो सबसे पहले तो हमें फॉसिल जितने ज्यादा मिल रहे हैं, इट्स मीन कि वो ऑर्गेनिज्म डोमिनेट कर रहा था।
अब फॉसिल जिस रॉक्स में बने हैं वो रॉक्स किस किस एज में बनी है, कितने साल पुरानी है, इसको रॉक डेटिंग कहते हैं, डेटिंग ऑफ रॉक्स। उससे हमें पता लगता है कि रॉक्स की उम्र कैसी है। तो हम पहले रॉक्स की उम्र फाइंड आउट करेंगे बाय कार्बन डेटिंग। रॉक्स की उम्र जब हमें मिल जाएगी तो रॉक्स की जो उम्र होगी वही उम्र होगी उसके अंदर जो फॉसिल प्रिजर्व हुआ को। जैसे ये देखें पत्थर के अंदर को फिश प्रिजर्व हुई पड़ी है। तो जो इस ये रॉक्स तभी बनी थी जब इस जो ये मछली है वो मरने के बाद कहाँ आ गई, समुद्र की तह में बैठ गई और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई और वो प्रेशर की वजह से ये रॉक बन गई, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सो कहता है दिस हैज बीन फाउंड बाय द एविडेंस, हमें क्या शवाहिद मिले, ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जितने जिसके फॉसिल ज्यादा मिल रहे हैं वो इतना डोमिनेट था। विच अलाउ बायोलॉजिस्ट टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन टाइम सीक्वेंस, और इन फॉसिल्स की उम्र फाइंड आउट करके हमने कहा कि ये इतना साल पुराना है, ये इतना साल पुराना है, ये इतना साल पुराना है। तो एक टाइम सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, जिससे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बना। अब सेडिमेंटेशन क्या होती है, से फॉर एग्जांपल ये रॉक्स या फॉसिल्स कैसे बनते हैं। ये समुंदर है, उस समुंदर में ये हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं, ऐसी चट्टानें जो मिट्टी के नीचे सेडिमेंट के नीचे बैठने से बनती हैं। अब होता क्या कि से फॉर एग्जांपल एक फिश थी, मछली थी, फिश इस पानी में समुद्र में रह रही थी, तो जाहिर है उनकी डेथ तो नेचुरल डेथ हुई है। जैसे ही उसकी डेथ हुई तो वो बॉटम में जाके क्या हो गई, फिश बैठ गई। इसके ऊपर मिट्टी की क्या लेयर्स चढ़ती रही, सेडिमेंट्स नीचे बैठते गए, तो वो फिश जो होती है वो मिट्टी के अंदर धंस गई और लाखों करोड़ों साल के बाद वो मिट्टी किस में कन्वर्ट होगी, रॉक्स में बन गई। और उस रॉक्स के अंदर क्या चीज प्रिजर्व हुई पड़ी है, वो मछली प्रिजर्व हुई पड़ी है। तो वो क्या बन गया, फॉसिल्स बन गया। तो फॉसिल्स हमें हमेशा किस प्रोसेस से बनते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बनते हैं। फॉसिल की बहुत सी टाइप्स हैं, इस पर मैं बाद में कोई लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सी टाइप्स हैं। एज बायोलॉजिकल टाइम पासिस, जैसे टाइम गुजरता गया, न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट आर लेड ऑन। पहले एक लेयर बनी है, फिर उसके ऊपर दूसरी मिट्टी की लेयर, फिर तीसरी। तो आप जैसे मोटरवे पर जा रहे होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि मिट्टी के अंदर डिफरेंट लेयर्स आपको नजर, कहीं पर बहुत ज्यादा वो डार्क ब्राउन है, कहीं पर लाइट ब्राउन है। तो आप ऐसे ऐसे ना कागज की वर्क की तरह आपको डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही होती हैं। ये क्या होती हैं, ये लेयर्स होती हैं, ये सेडिमेंटेशन से बनती हैं। तो इसी तरह से वो कहता है जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट आर लेड डाउन, न्यू मिट्टी की तह चढ़ती रही है। तो ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन डीपर लेयर। आप देखें कि अगर एक हर बार क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मर रहा है और समुद्र की तह में बैठ रहा है, समुद्र की तह में बैठ, से फॉर एग्जांपल ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वन था, वो समुद्र की तह में बैठ गया, इसके ऊपर क्या बन गए, फॉसिल बन गए। फिर नेक्स्ट दूसरा ऑर्गेनिज्म मरा, दूसरा, और वो उसके ऊपर क्या आ गई, मिट्टी चढ़ गई, तो वो दूसरा फॉसिल बन गया। फिर तीसरा, और उसके ऊपर मिट्टी की तह, तीसरा फॉसिल बन गया। इट्स मीन कि सबसे पुराना कहां पर होगा, बॉटम में होगा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा। फिर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, older organism should be in deeper layer provided the sequence of layer has not been disturbed। यानी ये sequence of layer disturb नहीं हुआ हो। कैसे, बाज़ अर्थक्वेक आते हैं, जमीन फटती है तो जमीन उल्टी हो जाती है, पहाड़ उल्टा हो जाता है। अब जो सबसे नीचे वाला वो सबसे ऊपर आ जाएगा और सबसे ऊपर वाला नीचे चला जाता है। तो ये फिर हमें पता चल जाता है रेडियो डेटिंग से कि अगर तो यंगेस्ट वन नीचे पाया जा रहा है, यानी जो मोस्ट रिसेंट रॉक्स है वो आपको सबसे नीचे मिल रही है, तो इट्स मीन कि ये पहाड़ उल्टा हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब ये एक पिक्चर मैंने आपके सामने शेयर किया, ये हमारा एक पंजाब यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप था, मियांवाली में हम गए थे। हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं खान रास मसूद खान, उनके साथ हम गए थे। वो बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट भी हैं और रजिस्ट्रार ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी भी रह चुके हैं। तो उनके साथ ये एक विजिट था, तो वहाँ पर हम मियांवाली में जाकर हमने ये पूरी एवोल्यूशन को स्टडी किया था। हमने फॉसिल्स भी इकट्ठे किए थे। वहां पर हम ये रॉक्स डेटिंग करते हैं, डिफरेंट किस्म की फॉर्मेशन है, उसमें कुछ छिद्रू फॉर्मेशन है, इस तरह के बहुत सी फॉर्मेशन है, इनके नाम है वो, चूंकि वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर एक न्यू वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये एक जो वहां पर रॉक बनी हुई है, तो उस रॉक्स के साथ मैंने फोटो बनाया हुआ है, अपनी पिक्चर है ये, एक मेरा यादगार फोटो भी है उस ट्रिप के अंदर। तो वहां पर हम विजिट कर रहे थे, तो ये आपको रॉक्स इस तरह से नजर आती हैं, ठीक है। यहां पर ये आपको इस तरह से नजर आ रही होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। तो ये सारी लेयर्स क्या बता रही हैं कि यहां पर एवोल्यूशन हुई है, यहां पर एक्चुअली न्यू सेडिमेंट्स आते गए हैं और पुरानी जो लेयर्स हैं वो सबसे बॉटम पर होंगी और यंगेस्ट वन टॉप पर होंगी। एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज पॉसिबल टू डेट एज रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ, आप फॉसिल की एज हमें कैसे पता चला तो ये मछली इतने हजार साल पुरानी है।
हमें कैसे पता चला? हम उस मछली की भी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, जिसकी उसकी हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ से पता चल जाता है उसमें कार्बन कितना रह चुका है। अगर से फॉर एग्जांपल कार्बन की हाफ लाइफ से फॉर एग्जांपल 40,000 साल है और हमें एक फॉसिल मिला जिसमें कार्बन कितनी रह गई है, वो आधी रह गई है, यानी 50% कार्बन रह गई है, तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो 40,000 साल के बाद वो आधी रह जाएगी। तो अगर उसमें कार्बन आधी है तो इट्स मीन कि वो कितने साल पुराना है? 40,000 साल पुराना फॉसिल है। तो ये इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनकी हाफ लाइफ होती है, वहां से हम फाइंड आउट करते हैं उनकी एज। तो एक रॉक की एज फाइंड आउट करते हैं, दूसरी की फाइंड करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये रॉक पुरानी है और ये नई है। तो इट इज पॉसिबल, ये चीज शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाती है, हाउ कैन वी फाइंड आवर एज ऑफ रॉक्स या एज ऑफ फॉसिल्स। तो एज ऑफ फॉसिल फाइंड आउट करने के लिए हमें एज ऑफ रॉक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और जो एज ऑफ रॉक होगी वही एज ऑफ फॉसिल भी होगी। सो इट इज पॉसिबल टू डेट एज रॉक बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप दैट कंटेन, कि जो रॉक्स के अंदर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं उन्हीं की मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी एज ऑफ रॉक्स फाइंड आउट करते हैं। और एक कंपैरिजन ऑफ लेयर्स गिव एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ फॉसिल फाउंड इन द रॉक्स। दो रॉक्स की हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं कि जिनमें से जो ज्यादा पुरानी है तो वो क्या होगी, ओल्डेस्ट वन, और जो नई है वो यंगेस्ट वन। तो उसके अंदर फिर फॉसिल्स को भी उसी तरह से अरेंज करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म पुराना है और ये नया है। सो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पोरल मीन टाइम के लिहाज से, लिविंग वर्ड इन टाइम हम पढ़ रहे हैं, तो वो कैन आइडिया अबाउट टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखें ना कि जब हम उनको टाइम के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं तो एक चार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो यही जो अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी एज जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं तो ये जो चार्ट बनता है इसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजी क्यों? क्योंकि हमें ये फॉसिल जमीन से मिलते हैं, जियोलॉजिस्ट हासिल करते हैं, हमें जियोलॉजिस्ट की का भी तावन चाहिए होता है। सो एन आइडिया अबाउट टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स कैन बी फाउंड आउट बाय द टेम्पोरल, जो क्या टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसा आइडिया है जो आपको टाइम के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि सबसे पुराना कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। सो यहां तक ये टॉपिक खत्म होता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल है, चूंकि वो आपके लेवल पर मौजूद नहीं है इसलिए मैं इसको डिटेल में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। लेकिन होपफुली कि आपके लेवल तक ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कोलीग्स तक इसका लिंक ज़रूर सेंड करें। आपके तावन का शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।